नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। आज हम दो अहम विषयों पर बात करेंगे। जीएसटी में इंटरमीडियरी की नई परिभाषा और नई कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो सवाल लोगों के मन में आता है कि इंटरमीडियरी किसे कहा जाता है जीएसटी में, अब तक इस पर टैक्स कैसे लगता था और कौन कौन से विवाद सामने आए हैं, और अब जीएसटी काउंसिल के नए बदलाव से बिजनेस और एक्सपोर्ट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आप नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से आप एमसीए में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है या अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है फाउंडर के लिए बेहतर, ये भी हम बात करेंगे। और प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह की रिलीफ मिलती है टैक्स फाइलिंग और कंप्लाइंस में, कौन कौन से फायदा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान रंजीत महतानी, पार्टनर ध्रुवा एडवाइजर्स के, जो हमें बताएंगे कि कैसे बदल रहा है टैक्स और स्टार्टअप का इकोसिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। टैक्स क्लैरिटी विद सिंप्लिसिटी, सिर्फ टैक्स मंत्रा पर। रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझूंगा, बहुत से सवाल हमें आते हैं कि नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया कितनी मुश्किल होती है या कितनी आसान होती है, और नए फाउंडर के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर होता है। नमस्कार अनुराग जी। पहले तो देखिए, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस है। वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ये प्रोसेस लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें एफर्ट हमें डालना होता है, बट वो प्रोसेस हमें फॉलो करना है, बिकॉज उसी को कर कर हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। अब स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन जो है वो www.startupindia.gov.in पे होता है। ओके, अब ये तो हुआ आपका सिर्फ एज ए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके अलावा आपको किस किस्म का आपका कंपनी रहे या फिर वो एलएलपी रहे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहे, तो उस कारण से आपको कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन वहां भी लेना है। अब वो रजिस्ट्रेशन जब आप करें, जब आप इनकॉर्पोरेट करें कंपनी को या एलएलपी को, आपको फिर सीआईएन नंबर मिलता है, आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होती है, और वो सब आपका प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका वेबसाइट है, वहां पर रजिस्टर कर रहे हैं, और आप फिर एलिजिबल बन जाते हैं कि आप स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में आप बेनिफिट्स आप ले सकें। अब उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस आप startup.india.gov.in पे करेंगे, लेकिन ये पूरा कंट्रोल्ड जो प्रोसेस है, ये आपका डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर है, आप वहां पर उसका प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये मोटा मोटी सब आपका यही पॉइंट्स है कि आप नए स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं, आप सेटअप करने जा रहे हैं, तो कहाँ क्या रजिस्ट्रेशन करें। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप में, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि इनमें क्या अंतर होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो क्योंकि ये लोगों के मन में हमेशा रहता है, जो आम दर्शक है छोटे शहर के, गांवों के, वो उनके अंदर ये जिज्ञासा रहती है इसे समझने की। देखिए अरुण जी, पहले तो हम स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स हम चाहते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम या तो एक कंपनी बनाएंगे, जो कंपनी होती है जिसमें शेयर्स होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, वैसे उसमें शेयर्स है सबकी, जो लिस्टेड एंटिटी है। या आप एक ऑल्टरनेटिवली उसको बना सकते हैं पार्टनरशिप फर्म, या आप कह सकते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक नए किस्म का तरीका, एक नए किस्म का एंटिटी है, जहां पे आप पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों को एक मिल जुला करके एक उन्होंने एलएलपी बनवाया है। अब वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट वो एज ए कंपनी काम करती है। आपके पास एज अ स्टार्टअप ऑप्शंस यही तीन चार है। आप प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अगर कोई प्रोप्राइटरशिप में चलाना चाह रहे हैं अपना स्टार्टअप इंडिया में, वो जाकर के रजिस्टर कराए और बेनिफिट पाए,
तो वो नहीं पॉसिबल होगा। आप या तो कंपनी होंगे, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, या आप पार्टनरशिप फर्म होंगे, या फिर आप एलएलपी होंगे। बिल्कुल। और सर जैसे अगर अब शुरू किया है किसी ने अपना स्टार्टअप, तो उन्हें कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन लेने ज़रूरी होते हैं? पैन, जीएसटी, टैन, इन 3 के अलावा भी कोई और ज़रूरत होती है? सर पैन, जीएसटी, टैन तो एकदम मतलब फर्स्ट स्टेप है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा काफी है, काफी रजिस्ट्रेशन है। आज हिंदुस्तान में आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें, कोई भी बिजनेस करें, तो रजिस्ट्रेशन और परमिशन और लाइसेंसेस तो काफी सारे हैं। मैं कुछ बता रहा हूँ। एक होता है आपके शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, जो स्टेट का होता है। एक होता है आपके एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज में प्रोविडेंट फंड का होता है, या ईएसआई का होता है, या फिर प्रोफेशन टैक्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपका साइज, बिजनेस टर्नओवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, उस पे डिपेंडेंट ये भी है। तो आप एमएसएमई का भी रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाता है। उसके अलावा आपके बिजनेस के ऑपरेशंस किस विषय में है या किस सेक्टर पे है, उस पे डिपेंडेंट आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस लगे, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लगते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के अंडर रजिस्ट्रेशन लेकर के लाइसेंस लेने होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हो रहा है या होने वाला है, तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना है। तो ये सब लाइसेंसेस हर बिजनेस को अपना इवेल्युएट करके लेना होगा। बिल्कुल, तो लाइसेंस की संख्या भी लंबी है। लेकिन अगर सर पहले से कोई कारोबार चल रहा है छोटा-मोटा, तो वो क्या स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सकता है और उसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में और बाकी पॉइंट में? सर ये इसका सिंपल आंसर तो रहेगा हाँ, पॉसिबल है। कंडीशंस होती हैं कि आप अगर स्टार्टअप बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, टैक्स इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी में तो कोई है नहीं बेनिफिट्स, बट एज अ स्टार्टअप अगर आप इनकम टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं, तो कुछ कंडीशन है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो वो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, और फिर आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है, तो अगर आप फिर उसमें बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है या नहीं। तो पहले तो इनकम टैक्स में आपको अगर बेनिफिट चाहिए, तो आपको क्या करना है। आप रजिस्ट्रेशन डीपीआईआईटी में आपका अप्रूवल होना चाहिए। आपको या तो प्राइवेट लिमिटेड हो, या फिर आप एलएलपी में बने, या तो एक लिमिटेड एंटिटी के हिसाब से बने। आप 1 अप्रैल 2016 के बाद ही शुरुआत आपका काम हुआ होना चाहिए। तो उसके पहले का है तो फिर वो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आपको शायद बेनिफिट नहीं मिले। आपका एग्जिस्टेंस 10 साल से कम का होना चाहिए। अब आप 1 अप्रैल 2016 का डेट ले लेंगे, तो वैसे ही आप 10 साल से कम का इनकॉर्पोरेशन पीरियड रहेगा। टर्नओवर आपका जो है वो 100 करोड़ के नीचे होना चाहिए आपके पिछले साल में, इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ही। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है आपके स्टार्टअप का, वो होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, या प्रोसेस हो गया, या सर्विस हो गया। एंड इट शुड ऑल्सो हैव अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विथ हाई पोटेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट और ये वर्ड जो है वो स्कीम के अंदर है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही आपको जैसे वो बताया गया है वैसे ही पढ़ के सुनाया है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप आपका है, वो रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप से नहीं बना है। मतलब मैं एक एग्जिस्टिंग काम चल रहा हूँ, मैं शायद 200 करोड़ कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैंने उसमें से एक डिवीजन उसमें हटा करके उसको स्टार्टअप बोलने की कोशिश की, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये अगर करते हैं, तो आपको स्टार्टअप का टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, इनफैक्ट स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको रिक्वायरमेंट्स है स्टार्टअप के टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए। अब ये अगर आप रिक्वायरमेंट्स इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है, मान लीजिए आप 2-3 साल से चल रहे हैं, आप 100 करोड़ के नीचे ही है, और आपका 10 साल से कम का एग्जिस्टेंस रहा है, और आप चाहते हैं कि अब मैं स्टार्टअप इंडिया में घुसूं, क्योंकि मैं उस रिक्वायरमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोसेस है उसका मैं स्केलेबल मॉडल में बिजनेस चला रहा हूँ, तो आप उसमें फिर स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, और आपका डीपीआईआईटी से अप्रूवल जब आ जाता है, फिर आप इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो सर इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप्स को बाकी कारोबार के मुकाबले?
सर क्योंकि इन स्टार्टअप्स को इनकरेज करना है, इनको पूरा जैसे डेवलप करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम रहा है इनका, मतलब ये स्कीम उन्होंने लॉन्च करवाया था। तो 80 आईएसी जो आज का आपका 1961 का जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें 80 आईएसी के अंदर आपको 100% प्रॉफिट्स पे एग्जेम्पशन है, मतलब छूट है पहले 3 साल, मतलब 3 कंसेक्टिव साल 10 साल के ब्लॉक में। मेन बेनिफिट आपको ये है कि 3 साल 10 साल के ब्लॉक में आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। तो मान लीजिए आप आज स्टार्टअप आप शुरू करते हैं, रजिस्टर करते हैं, आपका पहला साल है, आप लॉस करते हैं तो कुछ नहीं होता, ठीक है, जाने दीजिए। दूसरा साल आप प्रॉफिट करते हैं और आपका प्रोजेक्शन काफी अच्छा दिख रहा है, तो अब दूसरे तीसरे चौथे साल में प्रॉफिट करते रहेंगे। तो आप उसके केस में क्या कर सकते हैं कि ये 3 साल का मैं गैप, 3 साल का ब्लॉक 10 के अंदर, उसमें मैं 100% टैक्स एग्जेम्पशन छूट मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इसको 2 3 4 चौथे साल में ना लेकर के 5वें 6ठे 7वें साल में ले लीजिए, या 8वें 9वें 10वें साल में ले लीजिए, बट ये 10 साल के ब्लॉक में आपको करना है। ओके, ये हुआ पहला और मेन बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आपको है कुछ रेगुलेटरी और जो कंप्लायंसेस होती हैं उसमें आपको थोड़े से रिलैक्सेशन है, थोड़े से आपको छूट है। तो सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लायंस होती है लेबर लॉज से या एनवायरमेंटल लॉज से, और वो एक सिंपलर ऑनलाइन प्रोसीजर होता है क्योंकि आप स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब फंडिंग और इकोसिस्टम फॉर जो सपोर्ट होती है वो भी थोड़ा फैसिलिटेटिव है फॉर स्टार्टअप। मैं उसमें डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें है काफी फिर फंड ऑफ फंड का सिस्टम है वगैरह सब, जो सपोर्ट करे स्टार्टअप को फंडिंग में। अगर आप देखते हैं कि आपने रजिस्टर कर लिया, आपका अभी बिजनेस अच्छा चल पड़ा, आपने इनकम टैक्स से बेनिफिट्स भी ले लिए और आपको एग्जिट भी करना है, तो एग्जिट अंडर आईबीसी विच इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, उसके अंदर स्टार्टअप्स को इट इज इजियर, इट इज सिंपलर फॉर अस टू एग्जिट एज ए स्टार्टअप एज कंपेयर टू एनी अदर एंटिटी विच इज नॉट अ स्टार्टअप। ओके, एंड फाइनली एक एडवांटेज ये भी है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, क्योंकि स्टार्टअप्स आजकल होते किस कारण से है, जो होते यही कारण से कि उनका कोई प्रोसेस है, उनका कोई आइडिया है, उनका कोई इनोवेशन है, उनका कोई टेक्नोलॉजी है। तो वो आइडिया, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी उसको प्रोटेक्ट करना है, और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसके लिए उन्होंने स्कीम में ही आपको दे दिया है बेनिफिट कि पेटेंट फाइलिंग फीस आपको 80% तक का रिबेट मिल जाता है। ट्रेडमार्क के लिए आपको 50% तक का रिबेट मिल जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स अगर आप देखें तो काफी साइजेबल एडवांटेज हो जाता है, एक स्टार्टअप को इनकरेजमेंट और बूस्ट मिल जाता है। बिल्कुल, कई सारे बेनिफिट्स हैं एनकरेजमेंट और बूस्ट के लिए स्टार्टअप को। अब मैं सर मूव ऑन करता हूं अपने टॉपिक के दूसरे टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंटरमीडियरी की। तो क्या आप आसान उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि इंटरमीडियरी की भूमिका क्या होती है और अब तक इंटरमीडियरी पर टैक्स कैसे लगाया जाता था? तो इंटरमीडियरी सर ये बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, बट बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अब वो मतलब टैक्स लॉ आप देख लीजिए, बहुत इंटरप्रेट होता है, जजेस उसको देखते हैं, टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग देखते हैं, प्रोफेशनल देखते हैं, इंडस्ट्री देखते हैं, बट ये सब इतना इसमें इंटरप्रिटेशन हुआ है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। ये इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपके पास सर्विस टैक्स लॉ में भी था, मतलब ये 2012 से एक्चुअली चले आ रहा है। अब जीएसटी में मैं उसको आपको सिंपली बता देता हूँ कि उसका डेफिनेशन सिर्फ ऐसा है कि कोई एक पर्सन जो एक सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर है, जो दो दूसरे लोगों के बीच में कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई का फैसिलिटेशन करता है, तो या तो वो फैसिलिटेट करता है, या वो अरेंज करता है, या वो ऑर्गेनाइज करता है। तो मान लीजिए मैं अगर एक एजेंट हूं और मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी को मिला लेता हूं, और उस वजह से मैं एक फी लेता हूं, या ए से लूं या बी से लूं या दोनों से ले लूं, मैं इंटरमीडियरी कहलाऊंगा। अब ये एक्टिविटी जब किया जाता है, ये इंटरमीडियरी सर्विस है, और इसके लिए आप इंटरमीडियरी क्लासिफिकेशन में बनते हैं। अब इस एस्पेक्ट के डेफिनेशन में 2 3 पार्ट है कि ये इंटरमीडियरी एज 3 पार्टी ही हो तब इंटरमीडियरी बनता है।
तो दो पार्टी के बीच में इंटरमीडियरी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई दो लोगों के बीच में किसी को फैसिलिटेट करना है, किसी तीसरे को अरेंज करना है, किसी तीसरे को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये एक प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सिचुएशंस में ये कहता है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो इंटरमीडियरी का सर्विस है इनके बीच में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अगर आप बेसिक डेफिनेशन को समझे और बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करें। बट अभी टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका काम उन्होंने ऐसे उनको इंटरप्रेट करना था, उन्होंने किया, और इस बेसिस पे उन्होंने काफी डिमांड्स रेज किए हैं और डिस्प्यूट्स इस पे काफी चला है। अब आपने मुझे पूछा एग्जाम्पल कोई बता दीजिए, तो अब अगर मैं मान लीजिए मैं बनाता हूँ गारमेंट, यूरोप में मेरे कस्टमर्स हैं और मुझे उस कस्टमर बेस को केटर करना है। अब मैं कोई बाइंग एजेंट लगा लूं वहां पे, या सेलिंग एजेंट सॉरी वहां पे लगा लूं, जो यूरोप में ही बेस्ड है, जो हम दोनों को, मतलब मैं सेलर, मैन्युफैक्चरिंग सेलर फ्रॉम इंडिया, और बायर जो यूरोप में बैठा है, उनको दोनों को मिलवा लेता है, उन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन को वो क्रिएट करवाता है। ऐसे पार्टी को, एक कमीशन एजेंट को आप इंटरमीडियरी कह सकते हैं, जो दो दूसरे लोगों को बीच के ट्रांजैक्शन को एनेबल करता है, फैसिलिटेट करता है। अब इस केस में आज के डेट में इंटरमीडियरी ने जो मुझे, अगर उसने अपने कमीशन एजेंट के हिसाब से मुझे एक कमीशन का जो इनवॉइस भेजा, मुझे उसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं देना है, क्योंकि मैं बैठा हूं इंडिया में, वो बैठा है यूरोप में, और उसने मुझे यूरोज में बिल भेजा हुआ है। तो इंडिया में लागू जो कानून है उसके हिसाब से मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना बनता है, अगर सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है। अगर सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होता है तो मुझे वो भी नहीं देना है। अब ये पोजीशन क्या चल रहा था कि इंटरमीडियरी जो वहां से सर्विस दे रहा है, ये मुझे कमीशन एजेंट जिसने मुझे इनवॉइस भेजा यूरोज में, मुझे उस पर जीएसटी नहीं देना था, क्योंकि वहां से वो सर्विस इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ऐसे हमारे प्रोविजन बने हुए हैं। तो सर इसे आप क्या गलतफहमी है या फिर क्लासिफिकेशन की दिक्कत देखते हैं आप? तो सब इससे गलतफहमी और क्लासिफिकेशन की दिक्कत यही है कि जब दो लोग के बीच के ट्रांजैक्शन है, सिर्फ दो लोग के बीच के ट्रांजैक्शन, और उसको इंटरमीडियरी कहा जाए, तो वो तो गलत ही हो रहा है। वो क्लासिफिकेशन गलत है, क्योंकि मैं एक्चुअली जो सर्विस दे रहा हूँ या जो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, उसको आप इंटरमीडियरी का कलर नहीं दे सकते, उसको आप इंटरमीडियरी का ये क्लासिफिकेशन करना गलत होता है। आपको उसका जो एक्चुअल करेक्ट क्लासिफिकेशन है वो करना है। तो उस वजह से टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट के स्ट्रीम में, मतलब मान लीजिए यहां से बाहर कोई सर्विस भेज रहा है और उसको टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ये आप इंटरमीडियरी हो, और आपको इसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडियरी का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनता है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे है जहां पे वो इंटरमीडियरी बैठा हुआ है, मतलब इंडिया में, और इस वजह से टैक्स लग रहा है। तो इंडिया से आप सर्विस भेज रहे हैं और उस पर आप काउंसिल ने इंटरमीडिएट पे कुछ नए बदलाव, अमेंडमेंट भी प्रस्तावित किए, इससे आपको क्या लगता है टैक्स पेयर्स और इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और पॉजिटिवली पड़ेगा। तो 56th काउंसिल जो दिल्ली में हुई थी, 56th काउंसिल जीएसटी की मीटिंग जो हुई थी, उसमें उन्होंने ये चीज को नोट किया हुआ है, और इस पे जो भर के आपका जो हाई कोर्ट्स में लिटिगेशन चल रहा था, वो उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उसको लॉ को चेंज करवा दिया है। अब वो लॉ चेंज उन्होंने सीजीएसटी एक्ट में डाल तो दिया है, अभी उसको नोटिफाई किया नहीं है। लेकिन आज आप जब तक कि वो अमेंडमेंट एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो होगा फरवरी मार्च अप्रैल में कहीं होना चाहिए इम्प्लीमेंट, तब तक क्या होगा कि जो पोजीशन चल रहा था, जैसे आप इंटरमीडियरी क्वालिफाई हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, वो पोजीशन कंटिन्यू होगा। लेकिन जब आप अमेंडमेंट लागू हो जाता है और आप उस रेजिम में आ जाएंगे, तो फायदा इसका ये है कि जो इंडिया से सर्विसेज जा रही है, जो आज तक डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट उसको कह रहा था कि इंटरमीडियरी है, वो अभी उसमें वो इंटरमीडियरी कह नहीं पाएंगे और वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाए। पर इसका फ्लिप साइड जो है, इसका जो विपरीत पोजीशन होगा, कि जो सर्विसेज इंडिया में आ रही है, जो मैंने कमीशन एजेंट की आपको एग्जांपल दिया, जो यूरोप में बैठा है और मेरे लिए वहां पे वो सेल्स जनरेट करवा रहा है या लीड जनरेट करवा रहा है और मुझे एक कस्टमर से मिलवा रहा है, अब उसके इनवॉइस पे मुझे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना बनेगा। ये ऐसे उसका आउटकम है।
ये प्रोविजन का, ये अमेंडमेंट का। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ से आगे टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए, नए नियमों के हिसाब से कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे भविष्य में विवाद ना हो? देखिए, ऐसे तो भविष्य में विवाद ना हो बहुत मुश्किल सा सवाल है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपका सर्विस और एक्टिविटी क्या है, इसको ठीक से क्लासिफाई करें। इसको आपके कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स और आपके इनवॉइसेस और आपके और आपके जो पार्टी है उनके साथ क्या आपका व्यवहार है और क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरा आप उसको क्लियर रखें और उसमें स्पेसिफिकली रखें कि आपका पोजीशन क्या है। डिपार्टमेंट अगर कहीं पे आपके पास्ट के पीरियड में आपको कह रहा है आप इंटरमीडिएट है, तो वो उसको चैलेंज करिए अगर वो नहीं है, और आप उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड सर, अभी आप सर्विस दे रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट नहीं है, आपको क्लैरिफाई कराना। आप ये सर्विस दे रहे हैं एज अ पी टू पी, जो हम कहते हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, आपको वो इस्टेब्लिश करना है और आपके डॉक्यूमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश करना है। और आप एक बार ये करते हैं तो आप इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे और होपफुली फिर आपके डिस्प्यूट्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल सर, आपने पूरा जो ये मुद्दा है इंटरमीडिएट का, इसको काफ़ी विस्तार से, बारीकी से, सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझाया। सर आखिर में आपसे ये भी समझना चाहूँगा, हमने देखा है कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद लोगों को तो काफ़ी फ़ायदा हो गया, लोगों का तो जीएसटी काफ़ी बच गया, लेकिन बैकएंड पे कंपनियों को अभी क्या मुश्किलें आ रही है? क्या आपको फीडबैक मिला है अभी तक कि जहाँ पर कंपनियाँ अभी स्ट्रगल कर रही है एडजस्टमेंट करने में? सर, कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी और कर रही है, ये आपने फैक्ट ठीक बताया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, फीडबैक आई है, यही है कि अब थोड़े समय के लिए और शायद स्ट्रगल चलेगा, शायद और समय के लिए कंटिन्यू होगा, बट वो सेटल हो जाएगा। ये सिस्टम्स की इशू होती है, आपकी आईटी सिस्टम्स की इशू होती है, आपको ट्रांजिशन स्टॉक जो होता है उसके लिए मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर मैं पहले 18% पे था, 5% पे आ गया हूँ, या 28 पे था और अब 18 पे आ चुका हूँ, तो पूरा आपका स्टॉक है, उसको कैसे रीलेबल किया जाए, उसको कैसे आप इन्वेंट्री में बैक एंड में उसको मैनेज करें, वो पूरा रीलेबलिंग, रीस्टिकरिंग, माल आना चाहिए, उसको वापस जाना चाहिए या वहीं पे रीस्टिकरिंग हो जाए, डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ आपको डिस्काउंटिंग करना है, या उसके पास कुछ क्रेडिट फंसे हुए हैं, उसको क्या किया जाए। तो ये सब जो ट्रांजिशन इश्यूज हैं वो हम देख रहे हैं, बट ये कुछ समय के लिए चलेगा। एंड मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये 3 4 6 महीने में सेटल हो जाते हैं, और जब सेटल हो जाते हैं फिर कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, और पूरा बेनिफिट जो है वो इकोनॉमी को मिलती है, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट, सबको। बिल्कुल, तो इशू जो है वो सेटल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, आज हमें वक्त देने के लिए, और आपने जो इंटरमीडियरी का जो मुद्दा है वो बारीकी से समझाया। इसके अलावा पहले भाग में आपने बताया कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या फ़ायदे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल शेयर करने के लिए। तो टैक्स मंत्रा के इस शो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।